हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंक ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन सिमुलिंक। यानी कि हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको हम एक बार तो क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम कोड के थ्रू, और उस कोड को हम सिमुलिंक के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैटलैब फंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैटलैब फंक्शन का ब्लॉक यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसके अंदर आप देखिएगा एक इनपुट दिया हुआ है और एक आउटपुट दिया हुआ है। यू हमारे पास इनपुट है और वाई हमारे पास आउटपुट है। ये जस्ट डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है इस ब्लॉक का। उसके बाद एफ सी एन लिखा हुआ है, यानी कि ये मैटलैब फंक्शन है। जब आप इसके पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे तो इसकी डिटेलिंग शो हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमने ब्लॉक लिया है, ये ब्लॉक का सोर्स क्या है, यानी कहाँ से हम इस ब्लॉक को अपने मॉडल फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने एक मॉडल फाइल बना रखा है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन सिमुलिंक। और हमने जो ये ब्लॉक लिया है, ये ब्लॉक लिया है, आप जैसे ही यहाँ पे देखिए सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र है, यहाँ देखिए लेफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे जाइएगा, आप देखिए सिमुलिंक के अंदर जाएंगे आप, यहाँ यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ आएगा। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब भी आप प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा जो मैटलैब फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस पे मैटलैब का सिंबल बना हुआ है उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो चलिए यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा मैटलैब फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम कुछ इनपुट देंगे और इस मैटलैब फंक्शन को हम खुद डिफाइन करेंगे कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये काम कैसे करेगा। तो चलिए सबसे पहले इस मैटलैब फंक्शन जो ब्लॉक है उसको क्लिक करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर है। तो अब जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कोड खुल गया जिसके अंदर आपका लिखा हुआ आ रहा है मैटलैब फंक्शन। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ आ गया। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास y आउटपुट है और फंक्शन u हमारे पास इनपुट है। तो ये फंक्शन लिखा हुआ आ गया है, फंक्शन बना हुआ आ गया। आपको इसको डिफाइन करना है कि किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट y आएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी डेफिनेशन नहीं दिया, तो u इक्वल्स टू y है, यानी जो इनपुट में आएगा वो एज इट इज़ आउटपुट के अंदर चला जाएगा। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे कोड के अंदर कि इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए वापस सिमुलिंक के अंदर चलते हैं और इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेते हैं हम एक रिपीटिंग सीक्वेंस स्टेयर ले लेते हैं। तो हम सोर्सेस के अंदर जाते हैं। सोर्सेस के अंदर से यहाँ पे देखिए ये रहा रिपीटिंग सीक्वेंस स्टेयर। इससे हम क्या करेंगे कि जो इनपुट आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये जो हमारे पास वेक्टर ऑफ आउटपुट वैल्यू, यानी आउटपुट में क्या आने वाला है वो वैल्यू यहाँ पे प्री डिफाइंड है। आप चाहें तो इस वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये 3 1 4 2 1 आ रहा है, तो इसको एज इट इज़ अभी ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मुझे अगर आउटपुट देखना है तो आउटपुट देखने के लिए हम सिंक के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम स्कोप ले लेंगे। स्कोप को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इस हिसाब से तो क्या हुआ कि यूनिडायरेक्शनल फंक्शन ब्लॉक हो गया जिसके अंदर हमने इनपुट दिया और आउटपुट वाई आ गया और ये हमारे पास स्कोप आ गया। अगर हम इसको रन करते हैं ऐसे ही विदाउट सेविंग तो क्या एरर देता है या रन होता है, उसको हम एक बार चेक करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, आप देखिए यहाँ पे एरर दे देगा। एरर क्या दिया हुआ है कि प्रोग्राम फाइल जो है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एरर्स। तो आप एरर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर्स आएंगे। एरर के अंदर दे रखा है फिर रिलीज वर्जन और बिन के अंदर इज रिजर्व फॉर मैटलैब फाइल्स। यानी कि क्या हुआ कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको कहीं सेव नहीं किया। तो उस फंक्शन को सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा, तभी हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन ओपन है। हमने इसका नाम नहीं दिया। जब हम मैटलैब फंक्शन स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो जब हमने मैटलैब फंक्शन क्रिएट किया तो हमें पता होना चाहिए कि मैटलैब फंक्शन का नाम हमेशा उस फंक्शन का और फाइल नेम का, दोनों का नेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैटलैब फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, बट यहाँ पे इसका फाइल नेम अभी हमने सेव नहीं किया।
तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं या इस फंक्शन को सेव करते हैं। तो जैसे ही फंक्शन को सेव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप इस फंक्शन को पूरा डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन जब भी स्टार्ट होगा उसके साथ फंक्शन हमेशा एंड होता है। तो अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एंड कर दिया और इस वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, चेंज ये किया कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो इनपुट के बराबर है, यानी y इक्वल्स टू यू। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया और हमने इस फंक्शन को एंड कर दिया। अब हमें इस फंक्शन को सेव करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एस प्रेस करें और इसको आप जहां सेव करना चाहें वहां पे सेव कर दें। बट आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि फंक्शन का नाम और फंक्शन की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो y आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो आपको y के नाम से सेव करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसकी लोकेशन मैं दे देता हूँ, ई ड्राइव के अंदर दे देता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ। तो ये सेव कर दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो लोकेशन सेव किया है इसका ये जो ऊपर वाला पाथ है वो भी सेम होना चाहिए जहाँ पे फाइल नेम y या फंक्शन नेम y सेव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेव नहीं है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने इस फंक्शन y को सेव किया है। तो चलिए इसका लोकेशन आप चेंज कर दें। लोकेशन यहाँ जाके जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ पे जाके उस लोकेशन को दे दें। तो यहाँ पे देखिए y जो फंक्शन है वो इस लोकेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y.slx, यानी ये फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी सेव हुआ है। अब जब भी हम रन करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट लोकेशन ले लेगा रन करने के लिए। अब रन हम फंक्शन को नहीं कर सकते, हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन जब रन होगा जब उसकी लोकेशन आपने स्पेसिफाई कर रखी हो। तो जनरली जब हम रन करते हैं तो ये लोकेशन से ये वैल्यू को उठाता है और फिर रन करता है। तो चलिए इस लोकेशन को हमने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं सिमुलिंक के अंदर। तो हमने अभी तक जो भी किया ये मैटलैब फंक्शन का डेफिनेशन किया और उसकी सेविंग की और उसकी पाथ हमने सेट किया। अब हम रन कर सकते हैं इसको। तो रन करने के लिए आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड ही रहने देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए अभी रन किया मैंने। रन के अंदर एक वार्निंग आ रहा है, आउटपुट इज डिस्क्रीट येट इट इज इनहेरिटिंग अ कंटिन्यूअस सैंपल टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्कोप के अंदर हमारे पास आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास डिस्क्रीट आउटपुट, यानी जो हमने इनपुट दिया था वो एज इट इज आउटपुट में आ रहा है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि इनपुट में जो दिया था वही आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको साइड बाई साइड करता हूँ, विंडो को, और वैल्यू को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया था, यहाँ पे दिया था हमने 31421 और यहाँ पे देखिए ये पहले वैल्यू 3, फिर 1, फिर आ रहा है 4, देन आ रहा है 2 एंड देन 1, और ये वैल्यू रिपीट होती जा रही है वापस। तो हर बार ये रिपीटेड आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ये डिफाइन किया है कि जो इनपुट आए वो एज इट इज आउटपुट में चला जाए। अब इस फंक्शन को डिफाइन करना है अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। अभी तो हमने ये ब्लॉक अगर ये डायरेक्टली इनपुट में दे दूं, जो u है वो अभी हमारे पास आउटपुट के अंदर y आ रहा है, वो दोनों सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को स्कोप के अंदर चेक करना चाहूँ तो अभी दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। देखिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स यानी नंबर ऑफ एक्सेस को चेंज कर देता हूँ ताकि हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ चेंज करें। तो नंबर ऑफ एक्सेस को 2 कर दिया और ओके कर दिया और फिर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा और ये हमारे पास इनपुट आ जाएगा। तो अभी के केस में जो पहली वाली वैल्यू है और दूसरी वाली वैल्यू है दोनों सेम आएगी। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट सेम है, यानी इनपुट के अंदर 3 है तो आउटपुट के अंदर भी 3 है, इनपुट के अंदर 1 है तो आउटपुट के अंदर भी 1 है, इनपुट के अंदर 4 है तो आउटपुट के अंदर भी 4 है, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है इनपुट और आउटपुट के अंदर। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फंक्शन पे क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन का कोड था वो ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है
हमने इनपुट में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31421। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई थ्रेशोल्ड लगा के चेक करना चाहें कि एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दें कि उसके अगर नीचे वैल्यू आती है तो माइनस में आ जाए समथिंग, और उसके थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो प्लस में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए 0, 2, 4, 1 एंड 3 है, तो मैं लिमिट ले लेता हूँ 1.5। तो 1.5 के ऊपर अगर जाता है तो मैं इसको असाइन कर दूंगा हाईएस्ट वैल्यू, और 1.5 से नीचे जाता है तो लोएस्ट वैल्यू। तो चलिए मैं यहाँ पे असाइन करूँगा इफ ब्रैकेट के अंदर u, u क्या है हमारे पास जो इनपुट आ रहा है उस फंक्शन के थ्रू। तो u को हमने असाइन कर दिया इफ़ u ग्रेटर देन 1.5, अगर 1.5 से ग्रेटर है और इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाए, वो हो जाए सपोज 5। जस्ट हम थ्रेशोल्ड वाई 1.5 ले रहे हैं, 1 के ऊपर जाते ही y की यानी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 5, और एल्स y की वैल्यू हम रख देते हैं -5। तो जस्ट एक थ्रेशोल्ड हमने ले लिया और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया और एंड हमारा आ गया। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई +5 और -5, यानी आउटपुट के अंदर आइदर +5 आएगा और या फिर -5 आएगा डिपेंडिंग अपॉन थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या रखी है हमने। तो चलिए इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसको सेव कर देंगे आप Ctrl+S से। तो जब भी सेव करेंगे यहाँ पे जो स्टार बना हुआ आता है वो हट जाएगा। स्टार इसलिए बना हुआ आता है क्योंकि हम जो भी एडिटिंग कर रहे हैं वो अनसेव्ड है। तो जैसे ही Ctrl+S करेंगे यहाँ से हमारा स्टार हट जाएगा। तो चलिए मैंने सेव कर दिया है, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए वापस सिमुलिंक फाइल के अंदर चलते हैं और फंक्शन डेफिनेशन हमने डिफाइन किया हुआ ही है। अब वापस इसको रन करते हैं। तो अब रन करेंगे तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों अलग अलग आना चाहिए। आउटपुट हमारा फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो चलिए ये हमारा रन हो चुका है और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले इसको ऑटो स्केल कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑटो स्केल आ गया। अब देखिए कि जब हमारे पास वैल्यू 3 थी, यहाँ पे देखिए तो 3 क्या था, हमारा थ्रेशोल्ड 1.5 था। तो 1.5 से ज़्यादा आते ही हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, +5। तो ये +5 आ रहा है। फिर 1.5 से अगर कम था तो इनपुट हमारे पास 1 है, दैट इज लेस देन 1.5, तो हमारे पास आउटपुट -5 आ रहा है। सिमिलरली अगर 4 देखें तो 4 इज ग्रेटर देन 1.5, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हाई आ रहा था। 2 भी हमारे पास 1.5 से ज़्यादा था, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करते ही हमारे पास 5 आ रहा है। यानी कि हमने जो प्रोग्राम डिफाइन किया था उस फंक्शन के हिसाब से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 था, तो 1 इज लेस देन 1.5, तो हमारे पास जो आउटपुट में आएगा दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको अगर फॉर्म लाइन देखना है तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा, क्योंकि ये हमारे पास ये वाइट लाइन ऊपर है और ये हमारे पास नीचे है। आप इसके अंदर एक्सेस प्रॉपर्टी को जाके चेंज कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू देखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सेस प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सपोज -6 से मैं +6 तक रखना चाहता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज़ हो वो क्लियर दिख जाए यहाँ पे, और अप्लाई कर दूँ फिर ओके कर दूँ तो आप देख सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी 1 और 4 तक जा रहा है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू 5 से लेके -5 तक है, इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 3 है, तो पहली वैल्यू आउटपुट के अंदर हमारे पास 5 आई है। क्यों? क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर चुकी है। सिमिलरली आप सारे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं रैंडमली। सपोज मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2, तो यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए 1 +5। तो यहाँ पे देखिए इस वाले रेंज में हमारा +5 आउटपुट आ रहा है, यानी कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़र फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं मैटलैब सिमुलिंक के अंदर, क्योंकि हमारा जो सिमुलिंक का जो फंक्शन है वो सेम वर्क करता है जैसे जैसे हमने बेसिक प्रोग्रामिंग की थी उसके अंदर फंक्शन को डिफाइन किया था। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको मैटलैब फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन जैसे पहले दी थी वैसे ही करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको जाके जो फाइल नेम है वो इसके फंक्शन नेम से सेव करना पड़ेगा। ये अगर आप फंक्शन नेम के हिसाब से फाइल नेम सेव नहीं करेंगे तो वो फंक्शन रीड नहीं करेगा, और रीड नहीं करेगा तो वो उसको
एरर में दे देगा। तो आपको एरर अवॉइड करने के लिए हमेशा जो फंक्शन नेम है आप जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहाँ पे आपका सेव होना चाहिए। अगर क्या होगा, मैं इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसके पाथ को चेंज कर देता हूँ, तो जैसे ही पाथ चेंज करूँगा तो क्या होगा कि ये फाइल इसको मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो वो एरर दे देगा। तो चलिए एक बार मैं इसकी पाथ चेंज करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे बटन, और यहाँ से मैं दूसरा लोकेशन दे देता हूँ। चलिए जहाँ पे हमारा ये फाइल नेम है नहीं, तो चलिए अब वापस सिमुलिंक में चलते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये आउटपुट के अंदर वार्निंग दे देगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेम डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है, और इनहेरिटिंग ब्लॉक्स इनहेरिट कंटिन्यूअस सैंपल टाइम, इट्स बिहेवियर इज सेम एज दैट ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। तो इस टाइप का एरर देगा। और अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊं तो आप एरर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दे देगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है। तो चलिए अभी उतने डिटेल में हम अंदर नहीं जा रहे हैं, अभी हम अपने ब्लॉक पे जा रहे हैं और इसकी आउटपुट को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने लोकेशन चेंज किया तो ये हमारे पास इनपुट ही नहीं ले रहा, तो यानी कि जहाँ पे एरर आया वहाँ पे आपका ये रिपीटिंग सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए रेड कलर लाइन स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है, ये इनपुट नहीं ले रहा है। तो आपको जहाँ पे आपने फंक्शन सेव किया है वहीं पे आपको उसका लोकेशन देना पड़ेगा। तो चलिए मैंने वापस लोकेशन सेट कर दिया और फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे ही इसको हम वापस से रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट वापस आ गया। तो इस तरीके से हम मैटलैब फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हिसाब से एडिट कर सकते हैं और अपने फंक्शन यूसेज के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इसी फंक्शन के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और फिर हम पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के रेंज लेंगे और उस थ्रेशोल्ड रेंज के अकॉर्डिंग हम आउटपुट जनरेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।